हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे विशाल ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी है और आप सभी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई सिविल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं शैलो फाउंडेशन के बढ़िया बढ़िया लगभग 20 क्वेश्चंस। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके गेट में, ईएसई में और अलग स्टेट और एई एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अपनी क्लास को चालू करते हैं। क्लास को चालू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं और अनअकैडमी के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहला अपडेट है हमारा जो अनअकैडमी की तरफ से आ रहा है। अगर आप गेट 2022 देने जा रहे हैं तो बेटा गेट 2022 को देने जाने से पहले अगर आप अपना रिवीजन करना चाहते हैं तो आप बेटा हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए मॉक टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। वो मॉक टेस्ट हमारे चालू हो रहे हैं बेटा 2 जनवरी से। 2 जनवरी से हमारे मॉक टेस्ट चालू हो रहे हैं गेट 2022 के लिए। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। दे कवर ऑल द एंटायर सिलेबस। दे आर लाइक द एक्सपीरियंस एक्चुअल एग्जाम सेटिंग। हम लोगों ने ऐसे बनाया है, आपकी टाइमिंग ऐसी रखी है जो आप जिस टाइम पर आप गेट का एग्जाम देने वाले हैं उसी समय पर हमने अपने मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर किए। ऑल इंडिया रैंक बनेगी आपकी और आप अपने वीक एरियाज को पहचान कर वीडियो सॉल्यूशन देखकर आप उनको सुधार भी सकते हैं। आज ही एनरोल करिए यूजिंग ES001 कोड। अनअकैडमी ऐप पर जाइए, उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको दिख जाएगा। एनरोल कर लीजिए यूजिंग ES001। चलिए, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं जुनून बैच में। आज हमारा लेक्चर नंबर 47 है फॉर ऑल द स्टेट एई एंड जेई एग्जामिनेशन। शैलो फाउंडेशन का हमारा ये पार्ट नंबर 8 है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो बेटा डिस्क्रिप्शन में इस पूरी प्लेलिस्ट है। पिछले 46 लेक्चर्स में करा चुका हूं, आप पूरी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बात करते हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, पहली बार आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी है। सिद्दीकी सर के नाम से बच्चे मुझे जानते हैं। मैंने जो अपनी बीटेक करी थी वो JMI न्यू दिल्ली से करी थी। 4 से 5 साल से लगातार गेट को क्वालिफाई कर रहा हूं ऑल ओवर द इंडिया। मैंने बेटा ऑफलाइन और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं और ऐसे स्टूडेंट्स को भी गाइड किया है जिन्होंने अलग अलग एग्जामिनेशंस में AIR रैंक 1 हासिल करी। अनअकैडमी का प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूं, है ना। अनअकैडमी, मैंने जो भी डिटेल्स अनअकैडमी को दी है वो सारी की सारी डिटेल्स अनअकैडमी ने वेरीफाई करी। आगे बात करते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं सारे लेक्चर की अपडेट्स आपको डालता हूं, PDF डालता हूं। तो बेटा आप उस टेलीग्राम चैनल को, जो कि अनअकैडमी का ही टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, MES अनअकैडमी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मेरे आपको सारे लेक्चर मिलेंगे। और अगर इस चैनल पर और भी जो एजुकेटर्स पढ़ाते हैं उनके भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप ऊपर वाला भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा क्या, अनअकैडमी की ऐप पर जाकर एहतिशाम सिद्दीकी सर्च कर लेना और वहां जाकर सिद्दीकी सर को फॉलो कर लेना। यहां टेलीग्राम से आपको यूट्यूब की क्लासेस का अपडेट मिल जाएगा और वहां फॉलो कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहां पर जो है फॉलो कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी हैव क्रिएटेड द रेवोल्यूशन ऑल ओवर द इंडिया बाय प्रोवाइडिंग द क्वालिटी, फ्री एंड अफोर्डेबल एजुकेशन। हम लोग बेटा 2 तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एक तो हमारा है फ्री प्लेटफॉर्म, एक हमारा फ्री प्लेटफॉर्म है और एक हमारा जो है पेड अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है। फ्री प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर हम लोग क्वालिटी फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। उसको देखकर भी आप अपने एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। ये क्वालिटी फ्री एजुकेशन केवल और केवल यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है। आप इस क्वालिटी फ्री एजुकेशन को अनअकैडमी की ऐप पर भी फ्री में देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल क्लास। तो जो स्पेशल क्लासेस हम लेते हैं वो स्पेशल क्लासेस बेटा हमारी बेटा प्लस क्लासेस ही होती हैं, लेकिन वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ताकि आपको क्वालिटी का पता लगे। तो
जो ये फ्री प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर फ्री पढ़ सकते हो और स्पेशल क्लास में आप फ्री पढ़ सकते हो। लेकिन स्पेशल क्लास यूट्यूब की तुलना में ज्यादा अच्छी होती है, उसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे क्लासेस इंटरैक्टिव होती है बहुत ज्यादा, है ना। आपके लिए हम वहां पर लाइव चैट होती है, साथ ही साथ हम आपकी एजुकेशन को और इनोवेटिव बनाने के लिए हम लोग लर्नर्स के लिए पोल क्रिएट कर देते हैं। जैसे किसी को कोई मैसेज समझ नहीं पा रहा है या क्वेश्चन नहीं समझा पा रहा है, तो मेरे से वहां पर ऑडियो के थ्रू भी वो फोन पे बात कर सकता है। क्लास को कभी भी आप मिस नहीं करेंगे, क्लास कभी भी मिस नहीं करेंगे अगर मुझे फॉलो कर लेंगे। लेक्चर के नोट्स नहीं बनाए तो आप लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप कहीं पर भी हो, बस में हो, ट्रेन में हो, घूम रहे हो, आप कहीं से भी कितने भी बार अनलिमिटेड टाइम्स ये फ्री क्लास, स्पेशल क्लास आप दे सकते हैं। शानदार बेनिफिट्स है। तो मेरी स्पेशल क्लास रात 10 बजे होगी। आपको क्या करना है, स्पेशल क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या, यू नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स। अनअकैडमी की ऐप आपको प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड करनी है, अपना मोबाइल और ईमेल से आपको रजिस्टर करना है और दोनों को वन टाइम पासवर्ड ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी चूज करनी है, गेट और ईएससी। उसके बाद जो है आप अपने फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए, जब भी मेरी लाइव क्लास होगी, लिंक आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जो मैंने बताया, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, कोड पूछा जाएगा कि आप अपना फ्री अनलॉक कोड बताइए, तो कोड एंटर कर देंगे ES001। इस कोड को एंटर करके आपको फ्री में सिर्फ मेरी क्लासेस देखने को नहीं मिलेंगी, बाकी आप जिस भी एजुकेटर की क्लास देखना चाहते हैं गेट और ईएससी कैटेगरी में, सारे एजुकेटर की क्लास आपको इस कोड के द्वारा जो है, इस कोड को यूज करोगे तो सारे एजुकेटर की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो रही बात। लेकिन ये जो फ्री प्लेटफॉर्म है हमारा यूट्यूब और स्पेशल क्लास, ये जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है जो स्टूडेंट्स या तो सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स ने 1-2 साल तैयारी कर रखी है, अब वो रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हैं और आप डिटेल्ड वे में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, तब YouTube और स्पेशल क्लास की मदद से आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंटेंट YouTube और स्पेशल क्लास में होता है वो स्ट्रक्चरल कंटेंट नहीं होता। कभी हम कोई और टॉपिक पढ़ा देते हैं, कभी कुछ पढ़ा देते हैं। तो अगर आप बेटा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, स्ट्रक्चरल कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हमारा पेड अफोर्डेबल कोर्स लेने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्लस एंड आइकॉनिक। हमारे 2 प्लान्स हैं जो कि बहुत ही कम फीस में है ना। अगर आप मार्केट से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत कम फीस में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक है हमारा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स क्या है, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। मतलब जैसे आप ऑफलाइन में जाते हो ना क्लास करने, एक फिक्स टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग पर सर आते हैं, पढ़ाते हैं, वैसे ही ऑनलाइन में भी आपकी फिक्स टाइम पर आपकी यहां पर लाइव क्लास होगी। लेकिन जब ऑफलाइन में आप क्लास करते हो और किसी दिन की क्लास छूट गई तो फिर वो आप रिपीट नहीं कर पाते हो। अगर आप रिपीट करोगे तो फिर करंट वाली क्लास छूट जाएगी। लेकिन यहां फायदा क्या है कि अगर आप लाइव क्लास किसी वजह से आपकी छूट गई, मान लो सेमेस्टर के एग्जाम आ गए या घर में कोई दिक्कत हो गई या फिर किसी की शादी में चले गए आप, तो उस लाइव क्लास को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। एक बार नहीं, अनलिमिटेड टाइम्स आप उस लाइव क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। मतलब आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है। साथ ही साथ एक वीक में कितना पढ़ा उसका वीकली टेस्ट होता है। अब जो कोर्सेज होते हैं हमारे यहां पर प्लस में जो पढ़ाया जाता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, मतलब हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो स्ट्रक्चरल कोर्सेज होते हैं। अब देखो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब आप रिवीजन करना चाहते हैं तो अब आपको फिर से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। हम इसी कोर्स में आपको देते हैं बेटा क्रैश कोर्स भी देते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक बार एग्जाम दे दिया लेकिन अभी आपके सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी है, तो हम लोग रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी लाते हैं जिसकी मदद से इसी सब्सक्रिप्शन में आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, डिटेल्ड कोर्सेज भी सब मिल जाएंगे और रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी मिल जाएंगे। मतलब ये जो प्लस है वो एक तरीके से आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक बार आप इसने ले लिया, उसके बाद आपकी सारी जो भी आप टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एक टीचर से पढ़ो, 100 टीचर से पढ़ो, सारे टीचर से पढ़ने का आपका जो द्वार है, जो रास्ता है वो खुल जाता है। यस और नो? लेकिन आप चाहते हैं कि सर प्लस के बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, इसके अलावा आपको क्या मिल जाए, आपको एक पर्सनल कोच मिल जाए और साथ ही साथ आपको एक ऐसा एजुकेटर मिल जाए जो आपके डाउट को क्लियर करे,
साथ ही साथ आपकी स्टडी को प्लान करे, आपके लिए स्टडी बूस्टर सेशंस लाए, आपके टेस्ट की पर्सनलाइज एनालिसिस करे और आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिले। मतलब प्लस के बेनिफिट्स के साथ आपको ये बाहर वाले बेनिफिट सारे मिल जाएं, तब हमारा ले लीजिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब आप चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन लो चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, आपको कोड यूज करना है ES001। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोड है ये। क्यों? क्योंकि बच्चे भरोसा करते हैं। इस कोड को यूज करके आपको जो भी मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट आपको अनअकैडमी पर मिल रहा है वो मिलेगा। अगर 10% चल रहा है 10% मिलेगा, अगर 10+10 चल रहा है तो वो मिलेगा, अगर 24 पर 4 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो मिलेगा। तो अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड द बेस्ट ऑफर मिलेगा। और ये चीज जब आप कॉलेज में होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज कम पैसों में मिल रही है ज्यादा में क्यों लोगे? डिस्काउंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन डिस्काउंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो समय है, आप जो तैयारी में मेहनत कर रहे हैं, समय कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वो सही दिशा में जाना चाहिए। मानो आपने डिस्काउंट ले लिया और कोड आपने यूज कर दिया कोई भी, और सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया, अब आपको पता ही नहीं है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट किससे पढ़ूं, है ना, और किस तरीके से पढ़ूं। आपको कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, तो आप भटकोगे, कभी इधर पढ़ोगे कभी उधर पढ़ोगे, तो अल्टीमेटली आपका समय खराब होगा। तो उसके लिए हम लोग आपको क्या करते हैं, हम लोग पर्सनली आपको गाइड करेंगे। हम आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स देंगे, हम ये बताएंगे ये सब्जेक्ट आपको यहां से पढ़ना है, ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़ना है। तो मतलब जब से आप इस कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन लोगे, उसके बाद जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, अगर आप इस कोड से सब्सक्रिप्शन लेते हैं। यस और नो? करना क्या है, इस कोड से सब्सक्रिप्शन लेना है, फिर मैंने जो टेलीग्राम चैनल बताया ना वहां पर मैसेज कर देना है कि सर मैंने आपके कोड से सब्सक्रिप्शन लिया है, मैं आपको पर्सनल जो हमारा ग्रुप है प्लस वाला उसमें मैं ऐड कर दूंगा, ताकि आपकी पर्सनल गाइडेंस हो सके। क्लियर हो रही बात? तो कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, चाहे आइकॉनिक लें चाहे प्लस लें, कोड यूज करेंगे ES001 तो आपको मेरी तरफ से एक फुल टाइम डिस्काउंट के साथ तो गाइडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो मिलेगी मिलेगी। लाइव मेंटरिंग होती है बेटा प्लस में, आइकॉनिक में। तो आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, तो आइकॉनिक अगर लोगे तो 2 पर्सनल कोच हो जाएंगे, एक मैं तो होऊंगा ही, साथ ही अनअकैडमी की तरफ से भी। लेकिन कब? जब आप कोड यूज करेंगे ES001। ये प्लान्स हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 3, 6, 12, 18, 24 और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 6, 12, 18, 24। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 1 साल के प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन पड़ता है 2700 रुपए पर मंथ। बड़ा सस्ता है ना। हम लोग जब 11th 12th में कोचिंग करते थे तो 500 रुपए केमिस्ट्री वाला लेता था, 500 रुपए जो है मैथ्स और 500 रुपए फिजिक्स। वहां 1500 रुपए महीना जाते थे नहीं जाते थे हम? कब? जब हम फिजिक्स बोर्ड्स एग्जामिनेशन की फिजिक्स पढ़ रहे, फिर इंग्लिश की अलग लगा ली तो इंग्लिश की अलग जा रहे हैं। तो मतलब जो आप स्कूल में कोचिंग करते थे बेसिक वाली, यहां पर हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेटर्स के द्वारा आपको केवल 2700 रुपए प्रति मंथ में अनलिमिटेड लाइव रिकॉर्डेड सेशन सब मिल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया डील कुछ आपको मिलेगी। अब ये आप सब्सक्रिप्शन या तो आप, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप EMI पर ले सकते हैं, और अगर आपके पास और एडवांस, अगर आप अनअकैडमी से एडवांस पेमेंट चाहते हैं कि एडवांस में मिल जाए और उसके बाद हम पे करते जाएं, तो वैसे भी ले सकते हैं। तो कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए इनमें से, मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि अगर 12, 18, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो देख रहे हैं आप इसमें 45% ऑफ हो जाएगा। तो जितना ज्यादा बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे उतना ज्यादा ऑफ आपको हो जाएगा। मान लो 3 मंथ का आपने ले लिया, उसके बाद आपको 3 मंथ झट से खत्म हो गए, तो फिर लोगे 3 मंथ का, तो 2-3 मंथ के लेने में खर्च हो गए 10,000 रुपए। इससे बेटर है कि आप जो है कितने खर्च हो गए, 2-3 मंथ के लेने में 28,000 खर्च हो गए। तो इससे बढ़िया ये ना ले लो, आपका जो है 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। तो समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो है ज्यादा बड़ा सब्सक्रिप्शन लेंगे बाय यूजिंग द कोड ES001। बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, देख रहे हैं कितनी बड़ी टीम है हमारी। ऑलरेडी गेट 2022 तो अब होने ही वाला है, गेट 2023 और गेट 2024 के लिए हमारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आपका कोई दोस्त मैकेनिकल में है, CS में है, इलेक्ट्रिकल में है, किसी में भी है ना, और अब उसे तैयारी करनी है तो कोड बता दीजिए सिद्दीकी सर का, है ना, ES001,
और उसको बोल दिए सब्सक्रिप्शन ले ले। पर्सनल गाइडेंस का काम हमारा है, क्योंकि देयर आर मेनी एजुकेटर्स जो अलग ब्रांच के हैं लेकिन वो मेरे साथ टच में हैं, ठीक है, तो मैं उनके थ्रू आपको गाइडेंस करा दूंगा अगर आप दूसरी ब्रांच के भी हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फुल। अगर हम बात करें R1 बैच, तो हमारा R1 बैच ऑलरेडी 22 दिसंबर में स्टार्ट हो गया है, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स शुरू करी थी JS गिल सर ने और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू किया था विवेक गुप्ता सर ने। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने वाला हूं, वो क्या चीज है कि अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, है ना, इतनी कम फीस को भी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, 2700 रुपए पर मंथ को भी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो और पढ़ने में आप अच्छे हैं, तो अनअकैडमी ऑलवेज केयर फॉर सच स्टूडेंट। अनअकैडमी हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स की केयर करती है। हम लोग हर हफ्ते आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका देते हैं बाई ऑर्गेनाइजिंग ए स्कॉलरशिप टेस्ट दैट इज कॉल्ड एज अनअकैडमी कॉम्बैट। अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट देते हैं तो आप 100% तक स्कॉलरशिप पा सकते हैं। सुबह 11 बजे होता है, हर संडे में होता है। कल हुआ था ये अनअकैडमी कॉम्बैट, 20 क्वेश्चंस आपको आएंगे, 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है। अगर आप टॉप 3 में रैंक लेकर आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके और कम ज्यादा रैंक आएगी तो 75, 50, 25। तो अनअकैडमी कॉम्बैट आप दे सकते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए। अभी तो क्या हो रहा है, स्कॉलरशिप के साथ एज ऑफ नाउ अभी एक और बढ़िया चल रहा है कि स्कॉलरशिप के साथ 100 लकी पार्टिसिपेंट्स को जो है अट्रैक्टिव गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, जैसे आईपैड, JBL स्पीकर्स, है ना, सैमसंग टैब, ये सब आपको मिल रहे हैं। तो आप कॉम्बैट जरूर दिया करिए, हो सकता है कब किस्मत चमक जाए, ठीक है, या फिर आप पढ़ के देंगे तो हो सकता है स्कॉलरशिप आपको मिल जाए। तो अनअकैडमी कॉम्बैट जरूर दीजिएगा, क्रैक द गेट विद अनअकैडमी कॉम्बैट। नेक्स्ट कॉम्बैट जो होगा वो हमारा आने वाले संडे में होगा सुबह 11 बजे। उसके लिए अभी एनरोल कर लीजिए बाय यूजिंग द कोड ES001। यस और नो? ये हमारा एक नया अपडेट है फ्रॉम द अनअकैडमी दैट इज कॉल्ड एज आस्क मी डाउट। आस्क मी डाउट अपडेट है। इसमें क्या है ना, आपको कोई डाउट आता है, रात में दिन में कोई डाउट आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस डाउट को पूछ सकते हैं। क्या करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रॉप करेंगे और सबमिट कर देंगे। पहले क्या होता था कि केवल आप एक ही डाउट पूछ सकते थे, लेकिन अब एक साथ आप 3 डाउट पोस्ट कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है ना कि भाई दोस्त नहीं है, अभी सो रहा है, वो डाउट नहीं बता सकता, तो हम लोगों ने क्या किया, अनअकैडमी की ऐप पर डालकर जो है कुछ ही मिनट्स में हमारे जो डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा आपको वीडियो डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्या इससे बढ़िया कुछ होगा क्या? सब कुछ तो कर दिया आप लोगों के लिए। डाउट्स आपको सॉल्व हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है। तो अब देर किस बात की, कोड यूज करो ES001 और अपने सपनों के लिए जो है तैयारी चालू कर दो। यस और नो? चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपनी एक क्लास। दिस इज ऑल अबाउट मी एंड अनअकैडमी। आपको अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। उससे पहले आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारे फ्री प्लान्स क्या हैं और हमारे पेड प्लान्स क्या हैं, सो दैट यू कैन गेट बेनिफिटेड ऑफ बोथ द प्लान्स। ओके, तो दिस इज द जुनून बैच एंड लेक्चर नंबर 47, शैलो फाउंडेशन पार्ट नंबर 8। इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं लगभग 20 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने अब तक 970 क्वेश्चंस कर लिए, समझ रहे हैं? 970 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए अब तक सॉइल मैकेनिक्स में। अभी देखो ये कहानी कहां तक जाती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना ये क्लास, आज इसी वाले से शुरू करते हैं। पढ़िए जरा पहला क्वेश्चन 971। क्या है सवाल? फॉर ए प्रोपोज्ड बिल्डिंग, राफ्ट फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग एंड कंबाइंड फुटिंग्स आर बीइंग कंसीडर्ड। कह रहा है किसी भी एक बिल्डिंग के लिए हमने राफ्ट फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग एंड कंबाइंड फुटिंग को क्या किया, कंसीडर किया। These foundations are to be listed in the decreasing order of preference. These footings or these foundations are listed in the decreasing order of preference in terms of performance. किसके आधार पर आपको लिस्ट करना है? परफॉर्मेंस के आधार पर लिस्ट करना है। Which one of the following is the correct order of listing? हमें क्या करना है? राफ्ट, आइसोलेटेड, कंबाइंड को लिस्ट करना है। किसके आधार पर?
परफॉर्मेंस के आधार पर, अगर पैसे के आधार पर लिस्ट करना होता तो सबसे कम खर्चा किसमें आता, आइसोलेटेड में, उससे ज्यादा किसमें आता, कंबाइंड में, और सबसे ज्यादा किसमें आता, राफ्ट में। लेकिन यहां पर उन्होंने इकोनॉमी के हिसाब से नहीं बोला है, उन्होंने परफॉर्मेंस के हिसाब से बोला है। तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी होगी, सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा राफ्ट। परफॉर्मेंस में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी होगी, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे अच्छी परफॉर्मेंस, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी हमारी राफ्ट की। राफ्ट के बाद किसकी होगी बेटा, राफ्ट के बाद होगी हमारी कंबाइंड की, और उसके बाद किसकी, आइसोलेटेड की, उसके बाद किसकी, आइसोलेटेड। लेकिन जो अगर पैसों की बात करें तो आइसोलेटेड में सबसे कम खर्चा, कंबाइंड में उसके बाद, और राफ्ट में सबसे ज्यादा खर्चा। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, राफ्ट, कंबाइंड, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा राफ्ट का, उसके बाद कंबाइंड का, फिर आइसोलेटेड का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 972, 972 क्या है, पढ़ी जरा क्वेश्चन को। मैच लिस्ट वन, लिस्ट वन में आपको कुछ टेस्ट दे रखे, एंड विद लिस्ट टू यूटिलिटी, उन टेस्ट का यूज, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पहला टेस्ट है फील्ड डेंसिटी टेस्ट, दूसरा है प्लेट लोड टेस्ट, तीसरा है सीवीआर टेस्ट। तो आपको पता है प्लेट लोड टेस्ट तो अभी हमने पढ़ा है। क्या प्लेट लोड टेस्ट की मदद से स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, नहीं। कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, नहीं। पेवमेंट का डिजाइन करते हैं, नहीं। सेफ लोड बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं सॉइल की, सही बात है, यानी बी का तो हो जाएगा आपका 4, बी का हो जाएगा 4। फिर हम आपसे बोले सीबीआर टेस्ट क्यों करते हैं, आपने पढ़ा होगा कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट। ये क्यों करते हैं, पेवमेंट का डिजाइन करने के लिए, डिजाइन ऑफ पेवमेंट है ना, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकालते हैं। तो बी का हो गया 4, बी का हो गया 4, सी का हो गया 3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डी, क्योंकि फील्ड डेंसिटी टेस्ट हम लोग करते हैं किसी भी सॉइल की कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स का पता करने के लिए। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 4 और सी का हो गया 3, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और करने की कोशिश करिए। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में और करने की कोशिश करिए इसे। सवाल में लिखा है मैच लिस्ट वन फील्ड टेस्ट, एक साइड में आपको फील्ड टेस्ट दे रखे हैं, एंड लिस्ट टू सुटेबिलिटी, वो टेस्ट हम कब यूज करते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन इन द लिस्ट, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो बताओ जरा, पहला टेस्ट है प्लेट लोड टेस्ट। पहला टेस्ट कौन सा है, प्लेट लोड टेस्ट, टू एस्टिमेट द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल, to estimate in situ strength of soft clay, to identify silt from clay, to estimate the bearing capacity for the permissible settlement in clays। तो देखो प्लेट लोड टेस्ट, तो देखो एक सबसे पहले हम बात करते हैं डायलेटेंसी टेस्ट। तो डायलेटेंसी टेस्ट की मदद से हम ये पता लगाते हैं कि सॉइल सिल्ट है या फिर क्ले, मतलब डी का तो 3 हो जाएगा, डी का 3 हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बहुत बढ़िया। वेन शेयर टेस्ट किसके लिए करते हैं, इन सीटू शेयर स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक क्लेस, मतलब सी का हो गया 2, तो सी का हो गया आपका 2, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, सी का हो गया 2, तो यानी ए का ऑप्शन होगा 4 टू एस्टिमेट, क्योंकि दोनों जगह बेयरिंग कैपेसिटी का ऑप्शन था, इसीलिए मैंने दूसरे ऑप्शंस को देखा। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए प्योरली कोहेजनलेस सॉइल। कह रहा है एक प्योरली कोहेजनलेस सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बताइए जरा।
सॉइल प्योरली कोहेजनलेस है, मतलब उसका जो सी है वो क्या है आपका 0 है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करेंगे, बताइए। क्या सॉइल की रिलेटिव डेंसिटी अफेक्ट करेगी, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द फुटिंग अफेक्ट करेगी, या सॉइल का यूनिट वेट अफेक्ट करेगा। देखो अगर हम बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखें सैंड्स के लिए, सी की वैल्यू 0 हो गई, तो टरजागी के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो क्यू यू क्या हो जाएगा, क्यू यू इज इक्वल टू सी इंटू एन सी, सी 0 हो गया, प्लस क्यू इंटू एन क्यू, और क्यू क्या होता है गामा इंटू डी एफ मल्टीप्लाइड बाई एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा इंटू एन गामा। अगर आप ध्यान से देखिए कि क्या क्या जो बेयरिंग कैपेसिटी है विड्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है, जी हां। डेप्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है, जी हां, ये तो सही है। सॉइल के यूनिट वेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, जी हां। क्या रिलेटिव डेंसिटी के ऑफ सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करेगी, हमने पीछे लिखाया था कि अलग अलग रिलेटिव डेंसिटी के लिए अलग अलग फाई मिलता है। और आपको पता है ये जो पैरामीटर्स हैं एन क्यू एन गामा, ये बेटा क्या चीज है, ये बेटा फाई के ऊपर ही तो डिपेंड करते हैं। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी सॉइल की अलग होगी तो फाई भी अलग होगा, और अगर फाई अलग होगा तो एन क्यू एन गामा भी अलग होगा। समझ पा रहे हैं क्या। तो यानी जो हमारी बेयरिंग कैपेसिटी है वो सॉइल की रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है इसके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। समझ पा रहे हैं क्या मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला कि रिलेटिव डेंसिटी को हम फाई के साथ को रिलेट कर लेते हैं, जितना फाई ज्यादा होगा, जितना फाई ज्यादा होगा उतनी रिलेटिव डेंसिटी भी क्या होगी ज्यादा, और जितना फाई ज्यादा होगा उतना बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स एन क्यू एन गामा ये भी क्या होंगे ज्यादा होंगे। यानी बेयरिंग कैपेसिटी सैंड्स की हमारी रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट 975, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए। 975, मैच लिस्ट 1 इक्विपमेंट्स विद लिस्ट 2, यूज एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन इन द लिस्ट। एक लिस्ट में आपको इक्विपमेंट्स दे रखे, दूसरे लिस्ट में उन इक्विपमेंट्स का यूज बताया गया है। तो कह रहा है कि बताओ कौन से इक्विपमेंट का क्या यूज है। अगर हम हाइड्रोमीटर की बात करें तो पीछे आपने पढ़ा होगा लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, क्या निकाला था, एक फाइन ग्रेन सॉइल के ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का पता करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया था आपने। तो ए का क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ शियर पैरामीटर्स नहीं, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं, डिटर्मिनेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल नहीं, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फाइन ग्रेन सॉइल दैट इज क्लेज। तो ए का हो गया 4, ए का हो गया 4। जैसे ही ए का 4 हुआ तो ए ऑप्शन चला गया और सी ऑप्शन चला गया। फिर उसके बाद प्लेट लोड टेस्ट हमने क्या किया था, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। तो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी है सी, तो यानी बी का हो गया आपका 3, बी का हो गया आपका 3। पिक्नोमीटर की मदद से हमने क्या किया था, पिक्नोमीटर की मदद से हमने वाटर कंटेंट भी निकाला था, और पिक्नोमीटर की मदद से हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाली थी। तो यानी सी का हो जाएगा आपका 1, सी का 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट की मदद से क्या निकालते हैं हम लोग, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स निकालते हैं। और डी का हो जाएगा आपका, सॉरी सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका बी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 976, प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बताइएगा इसका आंसर। सवाल को पढ़िए और आंसर करने की कोशिश करिए, क्या आएगा इसका आंसर। Estimation of settlement of foundation on the sandy soils can be obtained by using SPT values. बताइए, कह रहा था एस्टिमेशन ऑफ सेटलमेंट, सवाल क्या बोल रहा है,
द एस्टिमेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशंस ऑन द सैंडी सॉइल्स कैन बी डन बाय यूजिंग एसपीटी वैल्यू। कह रहा है कि सैंडी सॉइल्स पर क्या हम लोग फाउंडेशन का सेटलमेंट निकाल सकते हैं अगर मुझे उस सैंडी सॉइल का स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नंबर पता हो। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग कई सारे ऐसे चार्ट्स हैं जिन चार्ट्स की मदद से हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर की मदद से हम लोग फाउंडेशन का सेटलमेंट निकाल सकते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है। विद द हेल्प ऑफ सर्टेन चार्ट्स गिवन बाय इंडियन स्टैंडर्ड कोड we can determine the settlement of the foundation using standard penetration test number values। yes or no? पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्या है? सैंपलिंग इन द कोहेजनलेस सॉइल विदाउट डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर इज डिफिकल्ट। जब हम एक कोहेजनलेस सॉइल को किसी सैंपलर की मदद से सॉइल से बाहर निकालते हैं तो होता क्या है कि उस सॉइल का स्ट्रक्चर, उस सैंड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मतलब एक कोहेजनलेस सॉइल को आसानी से आसानी से उसका अनडिस्टर्ब सैंपल नहीं निकाल सकते। जब हम उस कोहेजनलेस सॉइल के सैंपल को बाहर निकालते हैं तो वो कोहेजनलेस सॉइल का सैंपल डिस्टर्ब हो जाता है। और यही तो कारण है क्योंकि एक कोहेजनलेस सॉइल के सैंपल को हम लोग बेटा अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में नहीं निकाल सकते। इसीलिए तो बेटा जब हमें एक कोहेजनलेस सॉइल की एक्यूरेट परमेबिलिटी चाहिए थी तब उस केस में हम सैंपल नहीं निकाल रहे थे, उस केस में हम फील्ड में जाकर टेस्ट कर रहे थे। दैट इज कॉल्ड एज फील्ड टेस्ट। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ द सैंड because when we extract a sample of sand then the structure will change and the nature of the sand will get changed। उसका void ratio, उसकी properties change हो जाती हैं तो एक undisturbed sample निकालना बड़ा ही मुश्किल है। तो ये statement भी आपका सही है। लेकिन क्या जो फाउंडेशन सैंडी सॉइल्स के ऊपर जो फाउंडेशन बनाई है उनका सेटलमेंट हम एसपीटी वैल्यू से निकाल लेते हैं। ये वाला स्टेटमेंट का कोई संबंध नीचे वाले स्टेटमेंट के साथ है? नहीं, कोई संबंध नहीं है। देख लो ना, ये अलग बात कर रहा है और ये जो है अलग बात कर रहा है। ये सेटलमेंट की बात कर रहा है, ये सैंपलिंग की डिस्टरबेंस की बात कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बी। क्लियर हो रही बात? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ, ये अच्छा सवाल है। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए इसका क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्राइटेरिया फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ फुटिंग आर दैट। कह रहा है कि किसी भी फुटिंग की सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस मतलब कोई भी फुटिंग अच्छे तरीके से काम करेगी, उसकी क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट द फुटिंग विल परफॉर्म नाइसली ड्यूरिंग इट्स लाइफ? यस और नो? तो पहला क्या है स्टेटमेंट? सॉइल सपोर्टिंग द फुटिंग मस्ट बी सेफ अगेंस्ट शियर फेलियर। जिस सॉइल के ऊपर हम लोगों ने फुटिंग बनाई है वो शियर फेलियर में सेफ होनी चाहिए या शियर फेलियर के अगेंस्ट सेफ होनी चाहिए। तो ये बात तो सही है कि भाई साहब अगर फुटिंग सेटिस्फैक्टरी काम कर रही है तो उसके नीचे जो सॉइल है उसमें बेयरिंग कैपेसिटी फेलियर या शियर फेलियर नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट, फुटिंग मस्ट नॉट सेटल मोर देन ए प्री स्पेसिफाइड वैल्यू। जो फुटिंग जिस सॉइल पर आपने बनाई है उस फुटिंग के अंदर परमिसिबल सेटलमेंट से ज्यादा सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं सेटलमेंट क्राइटेरिया। ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट बोल रहा है फुटिंग मस्ट बी रिजिड। अब फुटिंग तो या तो रिजिड होगी या फुटिंग फ्लेक्सिबल होगी, लेकिन फुटिंग रिजिड हो या फ्लेक्सिबल हो इसका संबंध फुटिंग की परफॉर्मेंस या फिर फुटिंग की सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस से नहीं है। समझ आ रही बात? फुटिंग रिजिड हो या फुटिंग फ्लेक्सिबल हो, लेकिन अगर वो सेटलमेंट क्राइटेरिया, शियर फेलियर क्राइटेरिया
और डेप्थ क्राइटेरिया और लोकेशन क्राइटेरिया को अगर वो बेटा क्या कर रही है, वो सेटिस्फाई कर रही है, तो डेफिनेटली जो है फुटिंग रिजिड हो, फुटिंग फ्लेक्सिबल हो, उससे हमें मतलब नहीं है. द फुटिंग कैन आइदर बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, बट इट शुड, for the satisfactory performance of that footing, it should satisfy the two most important conditions. One is called as shear failure criteria and another is called as settlement criteria. तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा. पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो गया. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है. नेक्स्ट चौथा भी पढ़ लेते हैं. फुटिंग शुड बी अबव वाटर टेबल. कह रहा है कि फुटिंग वाटर टेबल के ऊपर ही होनी चाहिए. अरे क्या भाई, जरूरी थोड़ी है. फुटिंग तो वाटर टेबल के फुटिंग जो है वाटर टेबल तो फुटिंग के ऊपर भी आ सकती है, आ सकती है ना. बरसात होगी तो वाटर लेवल इंक्रीज होगी. देखो, फुटिंग रिजिड हो, फुटिंग फ्लेक्सिबल हो, वाटर टेबल नीचे हो, वाटर टेबल ऊपर हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो फुटिंग शियर और सेटलमेंट क्राइटेरिया के अगेंस्ट सेफ है. अगर कोई फुटिंग शियर और सेटलमेंट क्राइटेरिया में सेफ है तो वाटर टेबल कहीं पर भी हो, है ना, या फिर हमारा ये चीज नेक्स्ट चीज दैट इज कॉल्ड एज फुटिंग रिजिड या फ्लेक्सिबल हो, वो हमेशा उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी ही रहेगी. तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है. फुटिंग कह रहा है कि फुटिंग शुड बी पानी वाटर टेबल के नीचे ही होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. वाटर टेबल के ऊपर ही होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. तो तीसरा चौथा गलत हो गया. इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2, दैट इज बी. अच्छा सवाल था, इट इज अ गुड क्वेश्चन. अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं इसको, अक्सर बच्चे इस सवाल को गलत कराते हैं. तो इट इज ए गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 978. बताइए सब लोग इसका आंसर फटाफट से कमेंट करके बताइए. बहुत बढ़िया. तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सवाल पूछा गया पहला, द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फुटिंग, द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फुटिंग ऑन क्ले डज नॉट सिग्निफिकेंटली गेट अल्टर्ड. अल्टर्ड का मतलब होता है चेंज बाय द प्रेजेंस ऑफ द वाटर टेबल. नेक्स्ट है, द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग ऑन द सैचुरेटेड क्ले इज ए फंक्शन ऑफ इट्स साइज. अभी हमने इतनी बार पढ़ लिया कि क्ले की अगर बेयरिंग कैपेसिटी निकालो, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालो, क्या होगी, अल्फा 1 सी इंटू एनसी, एनसी की वैल्यू 5.7 प्लस क्यू ओवरबर्डन प्रेशर गामा इंटू डीएफ, और नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालो तो अल्फा 1 इंटू सी इंटू एनसी. तो आप देख रहे हैं नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी दोनों ही फुटिंग की साइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन फुटिंग के शेप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि जो अल्फा 1 है वो शेप फैक्टर है. रेक्टेंगुलर के लिए अलग मिलेगा, स्क्वायर के लिए अलग मिलेगा. समझ आ रही बात. तो फुटिंग की शेप के ऊपर तो बेयरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है, लेकिन फुटिंग की विड्थ या फुटिंग की साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि जो क्लेई सॉइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो उसके साइज का फंक्शन होती है. गलत बात है. तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया. जब सेकंड वाला गलत हो गया तो पहला वाला पढ़िए जरा ध्यान से. बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग ऑन द क्लेई सॉइल डज नॉट सिग्निफिकेंटली गेट अल्टर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द वाटर टेबल. देखिए, जब हमने वाटर टेबल का इंफ्लुएंस पढ़ा था तो देखो, एक वाटर टेबल का जब हमने इंफ्लुएंस पढ़ा था
तो उसमें जो आपका देखो पहली टर्म थी C इंटू एनसी, फिर थी आपकी Q इंटू एन क्यू, और फिर थी 1/2 बी गामा इंटू एन गामा। तो हमने जो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर्स लगाए थे, एक यहां पे लगाया था आर डब्ल्यू और एक यहां पे लगाया था आर डब्ल्यू डैश। मतलब जो वाटर टेबल का प्रभाव है या तो वो ओवरबर्डन प्रेशर में होगा या फिर फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल है उसके यूनिट वेट में होगा। मतलब केवल इस टर्म और इस टर्म में चेंज आएगा, पहली वाली टर्म में चेंज बहुत कम आता है। इसीलिए इस पहली वाली टर्म, कोहेजन वाली टर्म, अल्फा इंटू सी इंटू एनसी वाली टर्म में हम कोई भी वाटर टेबल का करेक्शन नहीं यूज करते हैं। तो जब बियरिंग कैपेसिटी है क्ले की, क्ले के लिए इक्वेशन यही मिलेगी, ये सेकेंड वाली टर्म और थर्ड वाली टर्म तो मिलेगी नहीं क्ले के लिए। तो क्योंकि क्ले के लिए सेकेंड और थर्ड टर्म नहीं मिल रही है और वाटर टेबल का प्रभाव सेकेंड और थर्ड टर्म पे ही सबसे ज्यादा होता है, फर्स्ट टर्म पर बहुत कम होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल एक क्लेई सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत तो करेगी ना, जब वाटर टेबल ऊपर नीचे आएगी तो सॉइल की कोहेसिव स्ट्रेंथ तो चेंज करेगी ना, लेकिन ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती है। समझ आ रही बात? तो हल्की फुल्की चेंज होती है। तो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग ऑन द क्ले डज नॉट सिग्निफिकेंटली गेट चेंज्ड और अल्टर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल। बहुत ज्यादा अमाउंट से चेंज नहीं होती है। ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली वन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ओनली वन या वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 979, इसका आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? बताइए। द कॉन्टेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बिलो द रिजिड फुटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द क्लेई सॉइल इज। देखो, कह रहा है कि जब भी हम कॉन्टेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो रिजिड फुटिंग पर हम कांटेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, तो बेटा कभी भी यूनिफॉर्म तो होने नहीं वाला वो। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ये यूनिफॉर्म फॉर द फुल विड्थ, ए ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। और मैक्सिमम एट द सेंटर, मिनिमम एट द एजेस, ये देखते हैं। क्लेई सॉइल के लिए देखते हैं, दोनों बना देता हूं। पहले मैं क्लेई सॉइल के लिए बना देता हूं, क्योंकि क्लेई सॉइल के लिए पूछा गया है। तो बेटा अब तो मैंने इसको रिवीजन में याद करने का तरीका भी बता दिया है। तो एक अगर रिजिड फुटिंग है, अगर कोई एक रिजिड फुटिंग है, तो उसके सारे के सारे पॉइंट इक्वल अमाउंट से नीचे आएंगे, तो जो स्ट्रेन होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। तो आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय ई। मतलब जहां पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, वहां पर कांटेक्ट प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहां पर ज्यादा होती है क्ले के केस में, और सेंटर पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? कम होती है। तो अगर आप एक क्ले के लिए, मैं क्ले के लिए बना रहा हूं, अगर आप क्ले के लिए अगर बनाएंगे तो कैसा डायग्राम बनेगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेंटर पर सबसे कम, क्योंकि रिमोल्डिंग यहां पर सबसे ज्यादा होगी, यहां पर सबसे कम होगी। तो आपको जो मिलेगी वैल्यू, सबसे कम यहां मिलेगी, सबसे ज्यादा कांटेक्ट प्रेशर कोनों पे मिलेगा। तो सबसे ज्यादा कांटेक्ट प्रेशर कोनों पर, सबसे ज्यादा कोनों पर, और सबसे कम कहां मिलेगा? सेंटर पर। तो हमारा जो रिजिड फुटिंग ओवर ए क्लेई सॉइल, हमारा जो बेटा कांटेक्ट प्रेशर डायग्राम मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सेंट्स के लिए बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे? सेंट्स, तो मतलब कौन एजेस पर वैल्यू क्या होगी? एजेस पर वैल्यू मैक्सिमम होगी, और सेंटर पर वैल्यू क्या होगी? मिनिमम, या फिर इट कैन ऑल्सो बी जीरो। वो डिपेंड करेगा कि हमारी सॉइल
पर कितना लोड आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसी को सेंट्स पर बनाएं तो सेंट्स पर भी देखो बना के दिखा देता हूं। अगर हम रिजिड फुटिंग की बात करें और रिजिड फुटिंग में हम सेंट्स के ऊपर की बात करें तो जब लोड आएगा सबसे ज्यादा सेंट्स में क्या होती है, सेंट्स में कॉम्प्रेशन होता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैक्सिमम यहां पर होगी, मिनिमम यहां पर होगी। तो सेंट्स के केस में अगर आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी फुटिंग मुड़ेगी तो नहीं, क्योंकि ये रिजिड फुटिंग है, तो पूरी की पूरी फुटिंग नीचे इस तरीके से सेटल करेगी। तो कोनों पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम, तो यानी कांटेक्ट प्रेशर भी सबसे कम, ठीक है। और सेंटर पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा, तो कांटेक्ट प्रेशर भी ज्यादा। तो हमारा जो डायग्राम है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। और कांटेक्ट देख रहे हैं आप, हर एक पॉइंट पर कांटेक्ट प्रेशर की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, हर एक पॉइंट पर अलग अलग है। इसीलिए रिजिड फुटिंग में जो कांटेक्ट प्रेशर डेवलप होता है, ये किसके लिए, सेंट्स के लिए। रिजिड फुटिंग में जो कांटेक्ट प्रेशर डेवलप होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। और मतलब सेंट्स के केस में मैक्सिमम सेंटर पर और मिनिमम कहां पर, एजेस पर या कोने पर। अब देख लेते हैं। यूनिफॉर्म फॉर द फुल विड्थ, गलत बात है, यूनिफॉर्म तो नहीं होगा। ऑफ एन इर्रेगुलर शेप, एक इर्रेगुलर शेप है, देखो ना ये रेगुलर शेप थोड़ी है, रेगुलर शेप तो ये एक रेगुलर शेप बन रही है, पैराबोला टाइप, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम एट द एजेस, ये भी गलत बात है। क्ले के लिए क्या होता है, कोनों पर मैक्सिमम और सेंटर पर क्या होता है, मिनिमम, मिनिमम एट द सेंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा, द करेक्ट आंसर वुड बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 980, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए। एक टेस्ट प्लेट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक टेस्ट प्लेट क्या है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर सेटल्स बाई 12 mm अंडर ए लोड ऑफ 4.5 किलो न्यूटन इन ए सैंडी सॉइल। बाई हाउ मच विल ए फुटिंग ऑफ 2 मीटर इंटू 2 मीटर सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन सेटल। तो आपको अगर याद हो तो हम लोग प्लेट लोड टेस्ट में क्या करते हैं कि हम लोग प्लेट पर एक प्रेशर लगाते हैं, हम प्लेट पर उतना ही प्रेशर लगाते हैं जितना प्रेशर फाउंडेशन के बेस पे लग रहा है। मतलब प्लेट लोड टेस्ट में हम लोग फाउंडेशन के बेस पे लगने वाला प्रेशर प्लेट पे लगा देते हैं, और उस प्रेशर के लगाने के कारण प्लेट में जितना भी सेटलमेंट हुआ उसको नोट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एसपी। और फिर अगर सॉइल सैंड है तो एसएफ अपॉन एसपी इज इक्वल टू बीएफ अपॉन बीपी मल्टीप्लाइड बाई बीपी प्लस 0.3 डिवाइड बाई बीएफ प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। अगर वो क्ले है तो एसएफ अपॉन एसपी इज इक्वल टू बीएफ अपॉन बीपी, और अगर वो आपकी सिल्ट है तो एसएफ अपॉन एसपी इज इक्वल टू बीएफ अपॉन बीपी। मैंने लिखा है था 1.5 आ जाता है एन की वैल्यू, यस और नो। लेकिन ये फॉर्मूलेज आप तभी यूज करेंगे जब प्लेट के बेस पे लगने वाला प्रेशर और फुटिंग के बेस पे लगने वाला प्रेशर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो आपका एक टेस्ट प्लेट है, स्क्वायर शेप का है, उसका सेटलमेंट हुआ 12 mm। उसका सेटलमेंट कितना हुआ, उसका सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल टू 12 mm। जब उस प्लेट पर लोड आ रहा था 4.5
किलो न्यूटन का। अगर 4.5 किलो न्यूटन का लोड आएगा तो मैं अगर पूछूं कि प्लेट के ऊपर लगने वाला प्रेशर कितना है, प्लेट के ऊपर लगने वाला प्रेशर कितना है, तो 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाई प्लेट का साइज है 30 मल्टीप्लाइड बाई 30, यस और नो, 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 सेंटीमीटर। इसको हटाएंगे तो 2 3 0 कट जाएंगे, 3 1 3 3 5, मतलब ये आ गया 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो। कह रहा है कि एक फुटिंग जिसका साइज है 2 मीटर इंटू 2 मीटर, उसके अंदर सेटलमेंट निकालना है अगर उसके ऊपर 200 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। तो मैं ये पहले तो ये पता लगाऊंगा कि फुटिंग के बेस पर प्रेशर कितना लग रहा है। तो फुटिंग के बेस पर प्रेशर आप कैसे निकालेंगे, लोड है 200 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई फुटिंग का साइज कितना है बेटा, फुटिंग का साइज है 2 मीटर इंटू 2 मीटर, तो 2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर, तो ये हो गया आपका 100, ये आ गया 50, दैट इज 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5000, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई करिए, और इधर आ जाएगा आपका 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 0 से ये कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, मतलब फाउंडेशन के बेस पर भी कितना प्रेशर लग रहा है, 5 सेंटीमीटर, 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब फुटिंग के बेस पर और प्लेट के बेस पर सेम प्रेशर लगे तब हम लोग वो फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं। सिंस द प्रेशर एट द बेस ऑफ द फुटिंग एंड द बेस ऑफ द प्लेट आर सेम, सो हम वो प्लेट लोड टेस्ट वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो यहां लिख दूंगा एज द प्रेशर at the base of footing and the base of plate is same, so empirical formulas can be applied। तभी अप्लाई कर सकते हो, अगर अलग अलग प्रेशर आएगा तब आप बेटा फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो क्या लगेंगे, SF अपॉन SP, क्योंकि सॉइल सैंडी है, देख लेते हैं, हाँ सॉइल सैंडी है, तो SF अपॉन SP इज इक्वल टू BF अपॉन BP, और BP प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई BF प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आपको विड्थ किस में रखनी है, मीटर में, तो SF अपॉन SP कितना है, 12 mm, ठीक है, इज इक्वल टू BF कितना है, 2 मीटर, ठीक है, BP कितना है बेटा, 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3, ये हो गया 0.3 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 0.3, और ये BF है आपका 2 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए और SF निकाल लीजिए फटाफट से, कितना आ रहा है, करो जरा सॉल्व, SF बताओ कितना आ रहा है। ये वैल्यू 36.29 mm आ रही है क्या ऑप्शन कोई, 36.29 मतलब 36.3 mm, कर लीजिएगा आप कैलकुलेट, आंसर आ जाएगा 36.3 mm, ठीक है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 36.3 mm, A विल बी द करेक्ट आंसर।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी आंसर आ गया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 981। मैच लिस्ट वन द टाइप ऑफ फाउंडेशन, मैच लिस्ट वन द टाइप ऑफ फाउंडेशन विद suitability and select the correct answer using the codes given below in the test। देखो देखो, अंडर रीम्ड पाइल्स याद रखिएगा। अंडर रीम्ड पाइल्स कैसी होती हैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी जब भी मैं पाइल फाउंडेशन पढ़ाऊंगा तो ये नॉर्मल पाइल्स ही होती हैं, बस हम लोग इनमें क्या कर देते हैं, इनकी विड्थ को जगह जगह पर बढ़ा देते हैं, और जहां पर विड्थ को बढ़ाते हैं उन्हीं को हम बल्ब कहते हैं। तो ऐसी पाइल्स होती हैं। ठीक है, एक बल्ब यहां पर, एक बल्ब यहां पर है, इन पाइल्स को बोलते हैं अंडर रीम्ड पाइल्स। इन पाइल्स को जनरली हम, जब हमें ब्लैक कॉटन सॉइल में फाउंडेशन बनानी ही होती है, कोई और ऑप्शन है नहीं, तो सेंट्रल इंडिया में ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो वहां अगर आपको फाउंडेशन बनानी है, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोड को ज्यादा गहराई तक तो ट्रांसफर करते ही करते हैं, साथ ही साथ हम चाहते हैं कि इसको और ज्यादा रेजिस्टेंस मिल जाए इस तरीके से, तो हम लोग इसके बल्ब्स को बीच बीच में क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऐसी पाइल्स को बोलते हैं अंडर रीम्ड पाइल्स। ए नॉर्मल पाइल हैविंग one or two extended width bulbs is called as under rimmed piles। तो under rimmed piles कहां यूज करेंगे, ब्लैक कॉटन सॉइल में। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 2, तो बी का हो जाएगा 2, तो ए चला गया और डी चला गया। उसके बाद क्या, डी फाउंडेशन, राफ्ट और स्प्रेड तो क्या है, शैलो फाउंडेशन है। डी फाउंडेशन कब यूज करेंगे, डी फाउंडेशन तभी यूज करेंगे जब शैलो डेप्थ पर सॉइल अच्छी नहीं होगी। पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, सॉफ्ट क्ले फॉर 20 मीटर फॉलोड बाय अ हार्ड रॉक स्ट्रेटा। लेकिन जब हम डीप फाउंडेशन जैसे पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे तो उसको टिकाना भी तो होगा, तो 20 मीटर तक आपकी क्या है, 20 मीटर तक आपकी सॉफ्ट क्ले है, उसके नीचे हार्ड रॉक है, तो सॉफ्ट क्ले में तो आप नॉर्मल फाउंडेशन नहीं बना पाएंगे, लेकिन उस पर हार्ड क्ले है, तो इसलिए हम डीप फाउंडेशन प्रोवाइड कर देंगे पहले वाले के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। दोनों में देखो, बी और सी दोनों में डी का 1 है। फिर अब बात आ गई राफ्ट फाउंडेशन और स्प्रेड फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग का मतलब क्या है, आइसोलेटेड फुटिंग, स्प्रेड कर रहे हैं हम, और एक है राफ्ट फाउंडेशन। तो राफ्ट हम जनरली कब यूज करते हैं, जब सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम हो या स्ट्रक्चर का लोड ज्यादा हो। राफ्ट नॉर्मल हम आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड कर ही देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जरा यहां से पढ़ते हैं। अब ये तो हो गया हमारा, ये भी हो गया, दो ऑप्शन बचे। कॉम्पैक्ट सैंड डिपॉजिट एक्सटेंडेड टू ए ग्रेटर डेप्थ। एक कॉम्पैक्ट सैंड डिपॉजिट है, तब इसका मतलब सैंड अच्छी है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो हम कौन सी फुटिंग प्रोवाइड कर देंगे, स्प्रेड फुटिंग। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3, तो ए का हो गया 3। और उसके बाद लास्ट क्या, लूज सैंड एक्सटेंडेड टू ए ग्रेटर डेप्थ, बहुत ज्यादा गहराई तक लूज सैंड है, तो उस केस में हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, हम लोग जो है राफ्ट प्रोवाइड कर देंगे इस केस में। तो आपका डी का हो जाएगा, सॉरी डी कह रहा हूं, सी का हो जाएगा आपका 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ये पूछा गया था कौन सी फुटिंग कौन सी फील्ड कंडीशंस में यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 982 बताइए। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड एज 982। ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 982 का आंसर बताइए।
क्या इन ए प्लेट लोड टेस्ट हाउ इज द अल्टीमेट लोड एस्टिमेटेड फ्रॉम द लोड सेटलमेंट कर्व ऑन ए लॉग लॉग ग्राफ पेपर। देखिए जरा, हम अपना डेटा एक्स एक्सिस पे हमने लोड इंटेंसिटी को प्लॉट किया। प्लेट लोड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट में हम एक लोड सेटलमेंट कर्व बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारा लोड इंटेंसिटी आ जाती है, वाई एक्सिस पे सेटलमेंट आ जाता है। कह रहा है कि जब एक्स एक्सिस पर जो लोड इंटेंसिटी है वो भी लॉग स्केल पर हो, और जब क्या होता है ना, जब हम एरिथमेटिक स्केल पर जब हम लोड इंटेंसिटी या लोड सेटलमेंट कर्व बनाते हैं तो हमें जो वो पीक लोड है जिस पर हमारी प्लेट फेल कर रही है उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम डेटा को लॉग लॉग स्केल पर प्लॉट करते हैं, और इस डेटा को प्लेट लोड टेस्ट के लोड सेटलमेंट कर्व को लॉग लॉग स्केल पर प्लॉट करने का जो मेथड था वो एक बाबा ने दिया था जिनका नाम था एबिट बाबा। इसीलिए इस मेथड को एबिट मेथड कहते हैं, ABE, एबिट्स मेथड। एबिट्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लोड सेटलमेंट का डेटा लॉग लॉग स्केल पर प्लॉट करते हैं। मतलब यह है कि इधर हमारी लोड इंटेंसिटी ये QU कौन से स्केल पर है, लॉग स्केल पर, है ना, और इधर हमारा क्या है, सेटलमेंट है। इधर हमारा क्या है, सेटलमेंट है, वो भी किस स्केल पर है, लॉग स्केल पर। तो जब हम लॉग लॉग स्केल पर जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें कर्व नहीं मिलता, तब हमें दो लाइंस मिलती हैं, एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन। और जहां पर इन दो लाइंस में डिसकंटिन्यूटी आई, जहां पर ये डिफ्लेक्ट हुई, इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो आपको लोड मिलता है दैट इज कॉल्ड एज फेलियर लोड, क्योंकि प्लेट का है तो QUP आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो इस मेथड को एबिट्स मेथड कहते हैं। देखो, अगर आप अरिथमेटिक स्केल पे करोगे ना तो आपको डबल टेंजेंट टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया भी था कि जब हम अरिथमेटिक स्केल पर यूज करते हैं तो हमें फेलियर लोड का पता करने के लिए, किस इंटेंसिटी पर प्लेट फेल हुई है उसका पता करने के लिए हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट से क्या डालना पड़ता है, टेंजेंट। वो जहां मिलता है उसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी निकालते हैं। लेकिन जब हम लॉग लॉग स्केल पर डेटा प्लॉट करते हैं तब हमें वो इनिशियल और फाइनल टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं मिलती है। डायरेक्टली दो हमें इसमें लाइंस मिलती हैं। डायरेक्टली जहां पर वो लाइंस अपने स्लोप को चेंज कर रही है उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज फेलियर लोड, और इसको बोलते हैं एबिट्स मेथड। इसमें स्ट्रेट लाइंस आपको मिलती हैं। सो कह रहा है कि प्लेट लोड टेस्ट में अगर आपको अल्टीमेट लोड या फेलियर लोड निकालना है लोड सेटलमेंट कर्व से ऑन ए लॉग लॉग ग्राफ पेपर, तो कैसे निकालोगे, डायरेक्टली निकालोगे, ड्रॉइंग द टेंजेंट्स टू द कर्व। कर्व तो बनता ही नहीं है, स्ट्रेट लाइंस बनती हैं। याद रखना, इसमें क्या बनती हैं, स्ट्रेट लाइंस बनती हैं। जब हम लॉग लॉग स्केल पर प्लॉट करते हैं तो ये जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, दो स्ट्रेट लाइन ऐसी। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, सेकेंड मेथड नहीं, ये भी नहीं, तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं दो लाइंस पर जहां पर स्लोप चेंज हो रहा है। तो ये फायदा है हमारा एबिट्स मेथड। ए हो जाएगा इसका आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग in which one of the following zones is a logarithmic spiral shape of failure surface assumed in the case of bearing capacity analysis of C5 soil। तो अगर आपको याद आता हो, है ना, मैं यहीं पर बता देता हूं, अगर आपको याद आता हो
टरजागी बाबा की ये फॉर एग्जाम्पल फुटिंग थी, और उस फुटिंग को मैंने मान लिया ये आपकी फुटिंग है। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ याद आता हो बेटा, ये फुटिंग है, तो थोड़ी छोटी बनाता हूं, ये मान लो फुटिंग है। तो इस फुटिंग की जो नीचे वाली सॉइल है, इट इज अज्यूम टू बी द पार्ट ऑफ द फुटिंग। तो इस तरीके से क्या बनता था, एक वेज बनता था। उसके बाद फेलियर सरफेस क्या होती थी, ऐसे जाती थी, इधर भी कैसे जाती थी, ऐसे। दिस लेवल इज फाउंडेशन लेवल। इसके ऊपर की सॉइल को क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था, और इसके फाउंडेशन लेवल के नीचे वाली जो सॉइल है उसको 3 जोन में तोड़ा था इस तरीके से। दिस इज द वेरी फर्स्ट जोन, दिस इज द सेकेंड जोन, एंड दिस इज द थर्ड जोन। पहले जोन को बोलते हैं जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम। दूसरा जोन है, इट इज कॉल्ड एज रेडियल शियर जोन। और जो तीसरा जोन है, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव प्रेशर जोन। तो कह रहा है कि बताओ वो कौन सा जोन है जिस जोन में उन्होंने अपने फेलियर सरफेस के कर्व को लॉगरिथमिक स्पाइरल माना। तो उन्होंने बेटा फेलियर सरफेस पूछ रहा है वो कौन सा जोन है, तो याद रखिएगा ये वाला जो कर्व इन्होंने माना था, ये वाला जो सेकंड वाले जोन का जो कर्व था, इस कर्व को उन्होंने लॉग स्पाइरल माना था। कैसा माना था, इस कर्व को उन्होंने लॉग स्पाइरल माना था। तो ये जोन कौन सा है, दिस जोन इज रेडियल शियर जोन। समझ पा रहे हैं, तो याद रखिएगा रेडियल शियर जोन के फेलियर सरफेस को उन्होंने लॉगरिथमिक स्पाइरल या लॉग स्पाइरल माना था। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियल शियर जोन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रही है बात, याद रखेंगे है ना, क्योंकि आपने फाउंडेशन थोड़ा कम पढ़ा होता है, तो मैं इसलिए ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 984। ये तो बच्चों वाला सवाल है, कई बार मैंने आपको पढ़ा रखा है। द बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स एनसी, एनक्यू एंड गामा आर द फंक्शंस ऑफ। एनसी, एनक्यू एंड गामा आर द बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स। चाहे वो स्कैम्पटन्स के हों, चाहे टरजागी के हों, चाहे मेयरॉफ्स के हों, किसी के भी हों, इनके गंदे गंदे फॉर्मूलेज होते हैं जिसको मैं कभी याद नहीं कराता हूं क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है, आपको एक बात याद रखना है ना, फॉर्मूले याद नहीं रखने, लेकिन एक बात याद रखना है कि ये जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है एनसी, एनक्यू एंड गामा, ये बेटा केवल और केवल एक चीज का फंक्शन होते हैं, केवल और केवल एक ही टर्म होती है इनमें, दैट इज कॉल्ड एज फाई। केवल और केवल ये डिपेंड करते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पर। तो कह रहा है दे आर द फंक्शन ऑफ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द फुटिंग, गलत। डेंसिटी गलत, कोहेजन गलत, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डी। समझ पा रहे हैं क्या, बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर चाहे वो टरजागी के हो, मेयरऑफ के हो, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो डिपेंड करते हैं हमारे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई पर। नेक्स्ट, in case of footing on the surface or the shallow depth is very dense sand, which one of the following types of failure is likely to occur। कह रहा है कि हम लोग एक फुटिंग बना रहे हैं, या तो सरफेस पर बना रहे हैं या फिर किसी सॉइल की शैलो डेप्थ पर बना रहे हैं, मतलब शैलो फाउंडेशन बना रहे हैं। लेकिन वो सॉइल कैसी है, हम या तो सरफेस फुटिंग बना रहे हैं या फिर उस सॉइल की शैलो डेप्थ पर बना रहे हैं। मतलब हम लोग कैसा फाउंडेशन बना रहे हैं, शैलो फाउंडेशन बना रहे हैं। कौन सी सॉइल में, इन ए वेरी डेंस सैंड। किस में बना रहे हैं, वेरी डेंस सैंड। तो अब अगर आप शैलो फाउंडेशन बना रहे हो तो शैलो पूछ रहा है फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फेलियर इज लाइकली टू अकर। इनमें से कौन सा फेलियर हो सकता है अगर मैं एक फुटिंग को वेरी डेंस सैंड के ऊपर बनाऊं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है। तो आपको ये तो साफ दिख रहा है कि शैलो फाउंडेशन है, और शैलो फाउंडेशन में केवल दो तरीके के फेलियर्स ही होते हैं, या तो जनरल शेयर फेलियर या लोकल शेयर फेलियर। जनरल शेयर फेलियर कब होता है, जब हम फुटिंग एक ऐसी सॉइल पर बनाते हैं जिसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी कम होती है, जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ब्रिटल होता है। मतलब जब ऐसी सॉइल पर हम लोग फुटिंग बनाते हैं जो बहुत ज्यादा डेंस होती है,
तो कौन सा फेलियर होता है? जनरल शियर फेलियर होता है। फेलियर होने से पहले कोई भी सेटलमेंट नहीं होता, सडन फेलियर हो जाता है ना। आपकी जो है ग्राउंड सरफेस पर हीविंग हो जाती है, फेलियर सरफेस वेल डिफाइंड होता है, ग्राउंड सरफेस तक जाता है वो फेलियर सरफेस, और ग्राउंड सरफेस पर हीविंग हो जाती है, फेल होने से पहले फुटिंग टिल्ट हो जाती है। यही सही तो उसके सारे क्या हैं, इसकी सारी विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जनरल शियर फेलियर। पंचिंग तो होगा नहीं, क्योंकि पंचिंग शियर फेलियर शैलो फाउंडेशंस में नहीं होता, वो डीप फाउंडेशंस में होता है। नेक्स्ट 986 अगले लेक्चर में हम 1000 क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे। तो 986 का आंसर बताइए। Which one of the following states of field compaction of sand deposits truly represents the corrected standard penetration test value n? कह रहा है n की वैल्यू, करेक्टेड n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 27 दे रखी है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ अगर किसी सैंड डिपॉजिट की n की वैल्यू 27 है तो उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा। कल भी ये सवाल आया था, कल भी मैंने आपको टेबल लिखाई थी, और आज फिर मैं आपको टेबल लिखा देता हूं। मैं फिर आपसे बोलूंगा कि टेबल बेटा याद कर लीजिए जितनी जल्दी, और बड़ी आसानी से आप उस टेबल को याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। इधर n की वैल्यू आ गई। फाई थोड़ा सा याद करने में मुश्किल करता है, तो अभी मैं फाई को छोड़ रहा हूं, क्योंकि यहां पर सिर्फ डेंसनेस पूछी है, तो इसलिए मैं दो चीजें लिख रहा हूं। तो बड़ा आसान है, देखो यहां पर लिख रहे हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन, एवरेज करेक्टेड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर। ये बेटा 0 से 4 के बीच, 4 से 10 के बीच, 10 से 30 के बीच, 30 से 50 के बीच, और 50 से ज्यादा। यस और नो? यहां लिख रहा हूं रिलेटिव डेंसिटी, पढ़ रखी है आपने बेटा, 0 से 15%, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85, और 85 से 100। अब इसी टेबल के आधार पर आप डेंसनेस बता दो, इसी टेबल के आधार पर आप नेचर बता दो सैंड का। ये बात उसको मत देखो एन को, इसकी वैल्यू बताओ। ये टेबल तो पढ़ रखी है। तो 0 से 15 नेचर कैसा होगा? वेरी लूज, नेचर होगा वेरी लूज। 15 से 35 नेचर कैसा हो जाएगा? लूज। 35 से 65 नेचर कैसा हो जाएगा? मीडियम डेंस। 65 से 85 कैसा नेचर हो जाएगा? डेंस। 85 से 100 कैसा नेचर हो जाएगा? वेरी डेंस। समझ पा रहे हैं क्या? तो अब पूछ रहा है बताओ n की वैल्यू कितनी है? 27। तो अगर n की वैल्यू बेटा 27 है, तो इसका मतलब ये कौन से जोन में है? देखो कौन से जोन में आएगी? इस जोन में आएगी क्या? तो मतलब सॉइल कैसी होगी? मीडियम डेंस। सॉइल का नेचर कैसा होगा? द नेचर ऑफ द सॉइल वुड बी मीडियम डेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। टेबल याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से ये टेबल आप याद कर सकते हैं। अभी देखो इतनी टेबल तो आप पहले चैप्टर में पढ़ रखे हैं, बस इतना याद रखना है, 0 से 4, 4 से 10, 10 से 30, 30 से 50, 50 से ज्यादा। सिंपल, याद हो गई। ठीक है, एक दो बार याद करोगे याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 987। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। 987। तो अगली क्लास में हम 1000 क्वेश्चंस को पार कर देंगे। प्लेट लोड टेस्ट कैरीड आउट एट द साइट गिव्स फील्ड टेस्ट डेटा which is useful in evaluating of bearing capacity and settlements. It is normally conducted at the level of the proposed foundation. कह रहा है जो प्लेट लोड टेस्ट हम जो करते हैं, जो हम फील्ड में करते हैं प्लेट लोड टेस्ट, उस प्लेट लोड टेस्ट से हमें कुछ डेटा मिलता है। क्या मिलता है? कुछ फील्ड टेस्ट डेटा मिलता है, और उस डेटा की मदद से हम बेयरिंग कैपेसिटी भी निकाल लेते हैं, फाउंडेशन जो बना रहे हैं उसकी, और उसका सेटलमेंट भी निकाल लेते हैं। सही बात है क्या? हम लोग लोड सेटलमेंट कर बनाते हैं। प्लेट को जिस डेप्थ पर फाउंडेशन बनाना है उस डेप्थ पर
हम लोग हाइड्रोलिक जैक की मदद से लोड धीरे धीरे ट्रांसफर करते हैं और लोड सेटलमेंट कर्व बनाते हैं। वो लोड सेटलमेंट कर्व आप एबिट मेथड के द्वारा बना सकते हैं या नॉर्मली अरिथमेटिक स्केल पर बना सकते हैं। उससे आप निकालते हैं वो लोड जिस लोड पर हमारा प्लेट फेल कर रहा है और उसका यूज करके हम लोग फिर बेयरिंग कैपेसिटी निकाल लेते हैं। इसी तरीके से जितना फाउंडेशन के बेस पर प्रेशर लग रहा है उतना प्रेशर प्लेट के बेस पे लगाकर प्लेट का सेटलमेंट निकाल लेते हैं और उसका यूज करके फिर हम लोग फाउंडेशन का सेटलमेंट निकाल लेते हैं। तो मतलब प्लेट लोड टेस्ट से हमें कुछ फील्ड टेस्ट डेटा मिलता है जिसकी मदद से हम फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट निकाल लेते हैं। और ये टेस्ट जनरली हम लोग बेटा जिस डेप्थ पर आपको फाउंडेशन बनानी है, मतलब जनरली हम लोग प्रपोज्ड फाउंडेशन लेवल पर करते हैं। तो ये असर्शन तो 100% क्या हो गया, असर्शन तो 100% सही हो गया। फिर क्या बोल रहा है, प्लेट लोड टेस्ट इज रिलायबल। रिलायबल का मतलब भरोसेमंद। प्लेट लोड टेस्ट इज रिलायबल because it reflects the true behavior of the foundation stratum below the proposed level of the foundation and extending up to the large depth below। प्लेट लोड टेस्ट कह रहा है कि एक रिलायबल, एक भरोसेमंद टेस्ट है। देखिए प्लेट लोड टेस्ट रिलायबल रिजल्ट्स या भरोसेमंद रिजल्ट्स तभी देता है जब हमारी जो सॉइल है वो होमोजीनियस हो, जब हमारी सॉइल कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। लेकिन अगर हमारी सॉइल नॉन होमोजीनियस है या हमारी सॉइल हेट्रोजीनियस है तब प्लेट लोड टेस्ट से मिलने वाले रिजल्ट्स हमारे रिलायबल नहीं होते हैं। तो प्लेट लोड टेस्ट हमारा एक रिलायबल टेस्ट नहीं है। लेकिन हां, अगर हमने सॉइल को होमोजीनियस मान लिया उसके आधार पर हम रिजल्ट्स सही मान सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली दिस टेस्ट इज नॉट दैट मच रिलायबल इफ द सॉइल इज इन हाइड्रोजनस नेचर और नॉन होमोजीनियस नेचर। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 988। 988 की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। राफ्ट फाउंडेशंस आर द बेस्ट टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशंस टू सपोर्ट द हैवी स्ट्रक्चर्स। अभी हमने बताया कि राफ्ट फाउंडेशन सबसे बेहतरीन शैलो फाउंडेशन होती हैं, सबसे महंगी तो होती हैं लेकिन इनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल के ऊपर बहुत कम प्रेशर लगाती हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है, पहली स्टेटमेंट लिखी है राफ्ट फाउंडेशन आर द बेस्ट टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन टू सपोर्ट द हैवी स्ट्रक्चर। 100% सही बात है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राफ्ट फाउंडेशन हैज द एबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लोड कमिंग ऑन द वीक पॉकेट्स ऑफ द सॉइल बिलो राफ्ट टू द एडजेसेंट सॉइल where the stresses are less severe for the soil at that place. This reduces the chances of differential settlements and increases the bearing capacity. राफ्ट क्या करती है, the chances of differential settlement को कम कर देती है। तो बहुत सारी बातें कह रहा है कि राफ्ट जो है वो लोड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जहां पर वीक पॉइंट्स हैं वहां से कहीं और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसके फायदे हैं, इसीलिए इस फाउंडेशन को सबसे प्यारी फाउंडेशन कहा जाता है। मतलब ऊपर उसने बोल दिया कि राफ्ट फाउंडेशन बेस्ट है और नीचे उसका कारण बता दिया कि राफ्ट फाउंडेशन के अंदर एबिलिटी होती है लोड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की, उसके अंदर एबिलिटी होती है डिफरेंशियल सेटलमेंट को कम करने की। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है और ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है नीचे वाले के कारण क्या हो रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करके बताओ 989।
चलो जरा इस सवाल को करते हैं। क्या बोल रहा है? ए स्ट्रैप फुटिंग इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द टू कॉलम्स शोन इन द डायग्राम। एक कॉलम है जिसका लोड है 3000, दूसरा कॉलम है जिसका लोड है 4500। इन दोनों के बीच की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 7 मीटर। ठीक है, तो अभी क्या है ना, इस वाली फुटिंग में रिएक्शन यहां मिल रहा है और इस वाली फुटिंग पर रिएक्शन जो है बिल्कुल सेंटर पे मिल रहा है। जब रिएक्शन यहां मिल रहा है तो इसमें मोमेंट भी डेवलप होगा। इस मोमेंट के कारण ये फुटिंग कहीं और जा सकती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों फुटिंग को साथ में एक साथ क्या कर देते हैं, एक बीम के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैप बीम, और ये फाउंडेशन बन जाती है स्ट्रैप फाउंडेशन। मतलब ये स्ट्रैप फुटिंग है जो कि दो कॉलम्स की फुटिंग्स को आपस में जोड़ रही है। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फुटिंग, टेक द विड्थ ऑफ बोथ द फुटिंग आर 3.5। इसकी भी विड्थ कितनी है 3.5, इसकी भी विड्थ कितनी है 3.5। तो इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ कहां पर होगी? अंदर की तरफ होगी। एंड द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज 350। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? बेस पे लगने वाला प्रेशर। बेस पे लगने वाला प्रेशर मतलब बेस पे लगने वाला प्रेशर यहां पर कितना है? 350। और यहां पर भी कितना है? यहां पर भी कितना है बेटा? यहां पर भी कितना है? 350। ठीक है, अगर इससे ज्यादा प्रेशर डेवलप हो गया तो ऑब्वियस सी बात है फुटिंग, कोई एक फुटिंग फेल हो जाएगी। या सोनो, तो इसके बेस पर प्रेशर डेवलप करेगा कौन? एक तो करेगा R1, R1 इसके बेस पे करेगा, और R2 किसके बेस पे करेगा? R2 इसके बेस पे करेगा। तो अगर मुझे रिएक्शन R1 R2 मिल जाए तो मैं भाई साहब इस फुटिंग के नीचे जो प्रेशर 350 डेवलप हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ निकाल लूंगा, और इस फुटिंग के नीचे जो प्रेशर लग रहा है 350 बियरिंग कैपेसिटी जो है उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ निकाल लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम R1 और R2 निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 7500 किलो न्यूटन, क्योंकि R1 R2 ऊपर है, ऊपर वाला लोड नीचे वाले लोड, मतलब समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब आप क्या किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, मान लो फॉर एग्जांपल, क्योंकि स्ट्रैप बीम है ये तो भाई साहब फुटिंग को मोड़ने ही नहीं देगा, तो मोमेंट अबाउट R2 इज इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, रोटेट नहीं करेगी। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, अगर R2 है, ऐसा इसलिए करा क्योंकि 450 वाला जो किलोमीटर लोड 4500 वाला जो किलोमीटर लोड है इसके कारण मोमेंट 0 हो जाएगा इसके लिए। तो ये हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाइड बाई कितनी दूरी है यहां से यहां तक? 7। ठीक है, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज R1 मल्टीप्लाइड बाई R1 की यहां से दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक की दूरी है आपकी 7 में से 1.2 और माइनस कर दीजिए, 7 माइनस 1.2। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो R1 की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है बेटा 20.8 किलो न्यूटन। और रिएक्शन R2 कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो R2 मिलेगी आपको 3879.2 किलो न्यूटन। ये मिल गया क्या? रिएक्शंस मिल गई। तो अगर मैं पहली वाली फुटिंग के लिए निकालूं, QU1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? R1 डिवाइडेड बाई एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो इससे अगर आप निकालते हैं तो आपको लेंथ मिल जाएगी कितनी? सॉल्व कर लीजिए। अगर पहले वाले से आप निकालेंगे R1 से तो लेंथ मिलेगी आपको 2.95 मीटर। ठीक है, और अगर आप बेटा QU2 से निकालेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी R2 अपॉन लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ आपको पता ही है 3.5 है दोनों की, तो यहां से जो लेंथ आपको मिलेगी वो सॉल्व करके मिलेगी 3.17 मीटर। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा चूज कर लेंगे? जो ऑप्शन मिनिमम है, मिनिमम ऑफ बोथ। तो यहां पर एक ही ऑप्शन है 2.95, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज का सवाल था। चलिए आज की क्लास का आखिरी सवाल करते हैं। ठीक है, इस क्लास का यह आखिरी सवाल है। 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए, बढ़िया बढ़िया।
990। मैच लिस्ट वन द टाइप ऑफ द स्ट्रेटा बिलो फाउंडेशन, फाउंडेशन के नीचे सॉइल का टाइप, और दूसरा है टाइप ऑफ फाउंडेशन मूवमेंट, एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सैंड, हाइड्रोजीनस लैंडफिल, हाइड्रोजीनस का मतलब क्या होता है? हाइड्रो, होमोजीनियस का मतलब सब यूनिफॉर्म, हाइड्रोजीनस का मतलब नॉन यूनिफॉर्म, मतलब आपका कैसा बिहेवियर है? आपका बेटा नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर है, मतलब आपका इरेटिक बिहेवियर है, कहीं पर सॉइल की क्वालिटी अच्छी है, कहीं बुरी है। नेक्स्ट क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल, और नेक्स्ट है हार्ड रॉक। तो ये अलग अलग तरीके के स्ट्रेटा हैं। और दूसरा क्या है? अगर आप इन स्ट्रेटा के ऊपर अगर आप फाउंडेशन रखोगे तो भाई साहब इन स्ट्रेटा का मूवमेंट या फाउंडेशन का मूवमेंट कैसे होगा? जैसे सैंड के ऊपर अगर आप कोई फाउंडेशन रखोगे तो सैंड्स में कौन से सेटलमेंट्स होते हैं? एकदम से सेटलमेंट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो ड्राई हो, तो सैंड्स की परमेबिलिटी ज्यादा है, तो सैंड्स में जो सेटलमेंट्स होते हैं वो इमीडिएट सेटलमेंट्स होते हैं। तो जब आप सैंड के ऊपर फाउंडेशन बनाओगे तो फाउंडेशन का मूवमेंट क्या होगा? इमीडिएट होगा। तो ए का हो जाएगा आपका 2। सैंड्स पर जब आप फाउंडेशन बनाएंगे, सैंड वाले स्ट्रेटा पर जब आप फाउंडेशन बनाएंगे तो उस फाउंडेशन में जो सेटलमेंट होगा वो इमीडिएट होगा। यही तो पूछा है, टाइप ऑफ फाउंडेशन मूवमेंट। फिर ब्लैक कॉटन सॉइल पर अगर आप फाउंडेशन बनाओगे तो ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर क्या प्रॉपर्टी है? सॉइलिंग और श्रिंक करने की, मतलब एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है। तो फाउंडेशन में क्या हो जाएगी? जब वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी तो फाउंडेशन में हीविंग हो जाएगी। तो सी का हो जाएगा आपका 4। फिर उसके बाद हार्ड रॉक, अगर एक हार्ड रॉक के ऊपर फाउंडेशन रखोगे तो वो तो मूव ही नहीं होने वाला है कहीं पर, तो उसमें तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। तो डी का हो जाएगा आपका 1। ठीक है। उसके बाद अगर एक हाइड्रोजीनियस लैंडफिल के ऊपर फाउंडेशन बनाओगे, क्योंकि कहीं हाइड्रोजीनियस का मतलब नॉन यूनिफॉर्म, तो कहीं पर तो सॉइल अच्छी होगी कहीं बुरी होगी, तो होगा क्या? रिलेटिव सेटलमेंट्स या रिलेटिव मूवमेंट ज्यादा होंगे। एक फुटिंग, एक फाउंडेशन ज्यादा सेटल कर जाएगी, दूसरी कम सेटल करेगी। तो हाइड्रोजीनस लैंडफिल के ऊपर अगर आप फाउंडेशन करोगे तो आपके रिलेटिव एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेटलमेंट्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो सेटलमेंट्स होते हैं उसी को जो डिफरेंशियल सेटलमेंट्स कहते हैं। मतलब बी का हो जाएगा आपका 3। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बी। आई होप आपको बेटा ये 20 क्वेश्चंस मजा आए होंगे। अगर आप बेटा इसकी पीडीएफ चाहते हैं या फिर आप मेरे लेक्चर्स पसंद करते हैं, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगर आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो बेटा ES001 कोड जरूर यूज करिएगा, क्योंकि ये आपको एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने में मदद करेगा। बहुत सारे बच्चों ने इस कोड को यूज किया है और उन्हें फायदा भी हुआ है। आप देर मत करिए और इस कोड को यूज करके एनरोल हो जाइए। आइकॉनिक लोगे उसमें भी मैं आपको फायदा करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा। ये मेरी स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास आज रात 10 बजे करेंगे, आप लोग लाइव आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द क्लास, थैंक यू सो मच इन बिलीविंग अस, थैंक यू सो मच मेकिंग द अनअकैडमी अनबिलीवेबल, अनबीटेबल एंड भूल गए आप बेटा, कोड में हमेशा बोलता हूं है ना, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अनअकैडमी अनबिलीवेबल, अनस्टॉपेबल एंड अनबीटेबल। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।